सीमा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देखकर। थैंक यू सो मच। पहली बार आप वर्टिकल में डेब्यू कर रही हैं, जी। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत नई दुनिया है और मैं अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पे विश्वास कर रही हूँ कि ये लोग जो मुझसे करवा रहे हैं ये बहुत ही सुंदर चीज़ होगी और डेफिनेटली एक नई चीज़ आ रही है मीडिया में, एक बिल्कुल ही नई दुनिया खुल रही है हमारे लिए वर्टिकल। और मुझे लगता है कि मुझे इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि कुछ भी डिफरेंट होगा हमारे लिए अच्छा ही रहता है एक्टर के लिए। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये वर्टिकल में भी परफॉर्म करके देखूँ कि ऐसे तो लोगों ने देखा, ऐसे देखेंगे तो शायद। मैं सीमा जी का एक चीज बताऊं कि मतलब मुझे लगता है कि एक ही एक्टर होंगे जिन्होंने लाइफ में ना पूरा 360 डिग्री देखा है सिनेमा का। नॉर्मली इन्होंने हम लोग से पहले उस समय कैसे शूटिंग्स होती थी, मुझे सीमा जी बता पाएंगे कि कितनी डिफिकल्ट शूटिंग होती थी। फिर हम लोग आया, फिर अपना बड़े सिनेमा बड़ा पर्दा आया, 70 mm आया, कलर आया, उसके बाद आपका OTT आया, फिर वर्टिकल आया। तो आप या तो ऐसे कहते ना कि या तो आप मूवी ऐसे देखोगे या ऐसे देखोगे, आप मूवी ऐसे देखोगे या ऐसे देखोगे। अब आप टेढ़ा तो देख नहीं सकते। मुझे तो लाइफ में लास्ट एंड जो है होगा सिनेमा का वो यही होगा कि आप ऐसे दाल देखोगे। इसके अलावा आप कैसे देख सकते हो मूवी, या तो ऐसे देखोगे ऐसे देखोगे। तो मुझे लगता है सीमा जी, मैं बहुत लकी हूँ कि सीमा जी तो हमारे साथ करने को उन्होंने एग्री किया। और दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि मतलब शी इज आई कॉल हर अ लिविंग लेजेंड। She has seen the complete 360 degree, which is matlab is not less than a Guinness record for any actor to do that, and I don't think so anybody will be able to experience and do this what Seema ji has done in one life. सीमा जी, आपके किरदार के बारे में बात की जाए तो किस तरह का किरदार प्ले करती हैं? किरदार तो मुझे लगता है इसका थोड़ा सस्पेंस रखना चाहिए हमें ताकि क्यूरियोसिटी बढ़ी रहे। अगर सब कुछ बता दूंगी तो फिर लोगों को लगेगा अच्छा ये है, हम देख लेंगे। पर मुझे लगता है कि काफ़ी डबल शेड कैरेक्टर है और दो तरफा चलता है, कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है और इसीलिए मैंने एग्री भी किया क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आया ये सोच के कि मुझे रेगुलर रोल से कुछ हटके रोल दिया है और एक सस्पेंस है। तो मुझे लगता है अच्छा है, मज़ा आएगा। थ्रिलर है तो लोगों को वैसे भी आजकल बहुत पसंद आते हैं थ्रिलर, तो उसमें से एक है। और साजन जी ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है और मुझे करने में मज़ा आ रहा है। साजन जी, आपसे सवाल बनता है, आप तो मेरे पड़ोसी हैं, कई सालों से जानते हैं, लेकिन आज पहला मौका मिला हम लोग इस तरह से मुलाकात हो पाई हमारी। बहुत सारे आपने OTT पे फिल्में बनाई, सीरियल बनाई। जब भी कोई आप नया प्रोजेक्ट लेते हैं तो किस तरह से तैयारियां करते हैं आप? मैं वैसे बताऊं आपको, तैयारियां मैं बिल्कुल नहीं करता। मेरी तैयारियां एक्टर होते हैं। मैं पहले एक्टर को अप्रोच करता हूं, बाद में स्क्रिप्ट लिखता हूं, बाद में क्रांति सर के पास जाता हूं, वो पैसे दे दो। जैसे साजन जी ने अब तक हमारे साथ ऑलमोस्ट 8 से ज्यादा सीरीज हमारे साथ कर ली है। और साजन जी बताइए कैसे सारे मतलब सारे बड़े एक्टरों के साथ साजन जी ने हमारे साथ सीरीज। साजन जी बताइए किसकी वजह? हाँ, जाकिर भाई के साथ मैंने किया, जाकिर हुसैन साहब के साथ पहला शो किया था। दूसरा शो मैंने विजेंद्र काला जी के साथ किया। तीसरा दया जो है सेट्टी CID वाले, उनके साथ किया। फिर नमित दास के साथ किया। फिर मैंने बीरेंद्र सक्सेना साहब के साथ अभी शूट खत्म किया है। फिर मैंने विक्रम कोचर के साथ किया है। तो देन अभी और भी सब लाइन अप हैं। अभी हम लोग एक और बड़ा शो करने जा रहे हैं एक हफ्ते के अंदर, तो वो भी बहुत बड़े लेवल पे। आज के अगर प्रोजेक्ट की बात की जाओ तो किस तरह की कहानी, क्या स्टोरी लाइन और सीमा जी को लेने के खास क्या कारण है? सीमा जी के पीछे लेने का ये कारण है कि मेरी लाइफ बना दी इन्होंने हाँ करके। मतलब हाँ कर दिया बस मेरे लिए। तो ये समझिए कि मैं बच्चन साहब को तो शायद कभी नहीं, उनके साथ काम मैंने किया है उनके साथ और इवेंट किए हैं अभी कुछ साल पहले ही, और असिस्टेंट में भी काम किया। लेकिन मेरे लिए तो अमिताभ बच्चन ही है। बस इन्होंने हाँ किया और बिल्कुल वो इधर उधर हो रही थी मैम, लेकिन बोली साजन मैं मना ही नहीं कर सकती। मैं सामने जाता था तो फोन पे बोलती थी कि बताऊंगी, रुको थोड़ा सा रुको, लेकिन जब सामने जाता था तो कहती है चलो कर लो। हाँ। तो वो प्यार और इनकी जो ये है मेरा, मतलब कहना चाहिए साजन जी बहुत ही प्यारे इंसान है और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी इनकी पावर है क्योंकि ये किसी से भी पिच करते हैं, किसी से भी बात करते हैं तो वो बहुत मुश्किल है उसके लिए ना कहना। क्योंकि मैंने सभी एक्टर से बात की, सबने कहा रहे वो आ गए थे ना, तो इनका प्यार है जो यहाँ तक खींच के ले आया है। और डेफिनेटली जो स्टोरी उन्होंने सुनाई है वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी स्टोरी थी, इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ पर। और क्रांति जी के लिए भी यही बोलूँगी कि
जब मैं पहली बार इनसे मिली तो पहली बार में ही हम इतने बहुत ही अच्छी उस पे आ गए थे टर्म्स पे कि हम आगे काम करेंगे। और मैंने खुद से अपने आप पे आगे से आपको बोला मैं कि तो रेडी था टाउन्स पे आने के लिए, मैं तो बेटा था हाफ टाउन्स पे आ जाओ। मेरे लिए मैडम का हाफ बोलना ही मतलब एक अचीवमेंट था वैसे तो। नहीं नहीं, नई दुनिया है, क्यों नहीं एक्सप्लोर करनी चाहिए। पता है हमारे बहुत सारे एक्टर डरे हुए हैं वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, पर मुझे लगता है कि नई दुनिया है, नया एक नजरिया है लोगों का किसी चीज को देखने का, तो एक्सपीरियंस लेना चाहिए। भागना क्यों हमें इससे। और हमारे तो एक पार्ट है सिनेमा का। ऐसा नहीं कि बहुत अलग से कोई दुनिया आ रही है या अलग से है। हाँ, सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए डेफिनेटली, और बहुत Actor सुलझी भी अच्छे होने चीजें होनी चाहिए, एक्टर अच्छे होने चाहिए और मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। व्हाई नॉट, वर्टिकल क्यों नहीं करे। क्रांति जी, आपसे सवाल बनता है, लगभग 1 साल हो जाएंगे वर्टिकल को और तेजी से कामयाबी मिल रही है, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इस जर्नी को किस तरह देखते हैं, शायद पेनोरामा के साथ आपको कुछ टाइप हुआ, उसके बारे में कुछ रोशनी डालें। कुमार जी मेरे बहुत से दोस्त भी हैं, और मैं तो प्राउड फील करता हूँ कि पेनोरामा ने इनिशिएटिव लिया और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, और पेनोरामा एज अ पार्टनर आ गया है रॉकेट डील्स में। ये तो अनाउंसमेंट भी 3-4 दिन पहले आ गया था, तो वो हमारे लिए एक बड़ी चीज़ थी। दूसरा, 1 साल का जर्नी ऑब्वियसली रहा, और हम लोग, मैं बताऊँ, हम लोग अकेले ऐप है आज भी जो सिर्फ एक्टरों के साथ काम कर रहे हैं और सिर्फ ओरिजिनल स्टोरीज पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने आज तक हमने एक स्टैंड लिया था, हम कभी भी कोरियन ड्रामा या चाइनीज ड्रामा जो बाकी सारे ऐप्स यूज कर रहे हैं या उसको रीमेक करके बना रहे हैं, वो हम कभी नहीं करेंगे। कि विक्रम सर भी हमारे साथ है, विक्रम भट्ट सर भी हमारे साथ है। तो विक्रम भट्ट सर इनिशियली से जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ। तो उन्होंने एक चीज कहा था, क्रांति, हमारे देश में ना बहुत सारी स्टोरीज हैं, हमारे पास इतनी सारी स्टोरीज, हमारी कंट्री मानी जाती है स्टोरी टेलिंग के लिए। आज हमारी स्टोरी की वजह से हमारे स्टार आज बाकी के देशों में सुपरस्टार हैं। आज आप कोई भी पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, गल्फ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, नेपाल चले जाओ, तो हमारे स्टार्स ना वहाँ पे सुपरस्टार का रीजन है कि हमने उनको इतनी फीडिंग की, हमें इतनी स्टोरीज थी, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां थी, वहाँ के एक्टर वहाँ के सुपरस्टार बन गए। और यही रीजन था हमारा भी एक वर्टिकल स्टार्ट करने का, क्योंकि बहुत ज्यादा कोरियन और बहुत ज्यादा चाइनीज का हमारे इंडिया में ना एक प्रेजेंस होते जा रहा था। अगर आप देखोगे ना, मेरी बड़ी डॉटर, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी बड़ी डॉटर है जो 15 साल की है, उसके सारे फ्रेंड्स ना कोरियन बहुत देख रहे हैं। आपको भी पता होगा, बहुत आजकल लोग कोरियन देख रहे हैं, कोरियन खाना खा रहे हैं, कोरियन में बात कर रहे हैं। और मेरी वाइफ की फ्रेंड्स कोरियन ड्रामा देख रही हैं। अब क्या हो रहा है ना, कैसा होता है ना, जैसे भी उस दिन रिसर्च करते थे, हम डिस्कस करते रहते हैं। अब एक पिक्चर आई थी धुरंधर, अक्षय खन्ना ने रोल किया उसमें। अक्षय खन्ना इस जनरेशन के लिए सबसे बड़ा स्टार हो गया, उसका स्टेप है, क्योंकि इस जनरेशन ने अक्षय खन्ना को कभी देखा ही नहीं पहले। ना उन्होंने उसकी दृश्यम देखी, ना उन्होंने उसकी सेक्शन 370 देखी, उन्होंने सिर्फ उसको इधर देखा। तो ये जो इम्पैक्ट आ रहा है ना बाकी कंट्रीज का हमारे ऊपर, अगर हम लोगों ने इसे नहीं शुरू किया, हम लोग उसको नहीं बढ़ाया ना आगे, तो ये धीरे 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 इनके स्टार्स, इनके सुपरस्टार्स या हमारे सुपरस्टार्स बन जाएंगे, जो आज हमारी स्थिति है वर्ल्ड वाइड। तो इसलिए हमें आना जरूरी था। जब मेरी अमेजोन से बात हुई, आज हम अमेजोन ने हमारे 20 सीरीज दिए हुए नॉन एक्सक्लूसिव, जब हमारी अमेजोन से बात हुई तो मैंने यही कहा था, सर आप आ रहे हो, मेरे लिए कंपटीशन नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ आप आ रहे हो, क्योंकि मैं कब तक चिल्लाऊंगा अकेले एक्टरों के एक्टर आओ अच्छे लोग आ, क्योंकि कंटेंट हमारे देश में बहुत ज्यादा है, हमारे देश में स्टोरीज बहुत ज्यादा है। और माइक्रो ड्रामा में ऐसा हो गया ना, लोग रील्स देख देख के ना थोड़ा तो फेडअप टाइप हो गए। मतलब अगर सीमा जी जैसे रील्स कर रही है एग्जाम्पल, तो सीमा जी ने एक रील डाला, कहीं ट्रैवल पे गई, एक फोटो डाल डाल, अब लोगों को वो उससे ना लोगों का डोपामाइन पूरा नहीं हो रहा है, डोपामाइन, अब वो 2 मिनट में उनका डोपामाइन खत्म हो जाता है। उनको चाहिए पूरी स्टोरी, सीमा जी के साथ वहां पे क्या हुआ, सीमा जी के साथ कोई घटना घटी, सीमा जी के साथ कोई गॉसिप हुआ, सीमा जी के साथ क्या हुआ, तो ना पूरा का पूरा स्टोरी जानना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी बहुत सारी रियल स्टोरीज और रियल चीजों पे कर रहे हैं, अभी हम पोर्शे केस पे कर रहे हैं, हम सिया वाले केस पे कर रहे हैं, तो लोगों को ना जैसे पोर्शे केस में लड़के ने गाड़ी से उड़ा दिया, पुलिस ने अरेस्ट किया, बाप ने खून दिया, इतना पता एग्जैक्टली हुआ क्या, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, उनका मेंटेलिटी क्या चला, फैमिली में क्या ड्रामा हुआ, पुलिस में क्या ड्रामा हुआ, चीजें कहाँ तक पहुंची, ये सबको पूरा जानना है। ये रीजन है कि माइक्रो ड्रामा का सक्सेस बहुत बढ़ रहा है, वर्टिकल्स का सक्सेस बहुत बढ़ रहा है। और जैसे आपको बता दूं, हम सिर्फ वर्टिकल्स नहीं कर रहे, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कर रहे हैं। हम अकेले ऐप हैं जिन्होंने 4 महीना पहले शुरू किया, हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों शूट साथ में शुरू किया, और अभी तक हम करीब करीब 30 सीरीज हॉरिजॉन्टल भी बना चुके हैं। ये हमारी 30वीं सीरीज है। आज हमारे 4 शूट चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। हमारा यहाँ पे एक शूट चल रहा है, हमारा नासिक में एक शूट चल रहा है जहाँ पे अंकुश भट्ट सर शूट कर रहे हैं, हमारे इस समय मनाली में एक शूट चालू है जहाँ पे अजीज कर रहा है, हमारी एक शूट अभी आज दहीसर में चालू है,
जहाँ पे सोनू सूद सर के पार्टनर है अजय दामा, वो हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम आज 4 साइमल्टेनियसली शूट कर रहे हैं और चारों के चारों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साथ में शूट हो रहे हैं। ऑब्वियसली ये हमारा सबसे बड़ा शूट है, मतलब हमारे सीरीज का, हमारे ऐप का वन ऑफ द सबसे टॉप 2 या टॉप 3 में ये सीरीज रहेगी, क्योंकि सीमा पावा जी है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। बट बाकी सारे शूट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। सीमा जी, हमने आपको ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से देखा, जब हमारे Yes. साथ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी तो आपका सीरियल आता जी तब से आपको देखना स्टार्ट किया है। तब से लेकर अब तक आप क्या देखोगे इंडस्ट्री में कितना चेंजेस आया है, मेकिंग को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, और एज ए एक्टर अब तक एक्टिंग करना और सबके साथ में कोप अप करना कितना हार्ड है, कितना ईजी है, कितना चेंजेस है? जी, ये सवाल ना बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और स्पेशली मेरे लिए, इसलिए क्योंकि जब मैंने शुरू किया था 1968 में, तब रिकॉर्डिंग सिस्टम ही नहीं था टेलीविजन में, लाइव टेलीकास्ट होता था। तो लाइव टेलीकास्ट में अगर आपसे गलती हुई तो गलती हुई, कट की कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसे थिएटर है वैसे ही टेलीविजन था। उसके बाद रिकॉर्डिंग सिस्टम आया, तो रिकॉर्डिंग सिस्टम में एक रील होती थी बड़ी वाली, उस रील में एडिटिंग नहीं होती थी। तो अगर आपने फर्स्ट सीन से शुरू किया और मान लीजिए आप 6ठे सीन में या 7वें सीन में कोई गलती करते हैं, तो आपको फिर से फर्स्ट सीन से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एडिट नहीं कर सकते थे। तो बहुत टाइम जाता था, क्योंकि आपको रात भर बैठना पड़ता था, जब तक पूरा नाटक ओके नहीं हो जाएगा तब तक आपका पैकअप नहीं हो सकता था। तो हमें बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता था। उसके अलावा फिर एडिटिंग आई तो सीन वाइज आई, कि एक सीन कर सकते हैं पूरा एक साथ, फिर कट करेंगे, फिर एक सीन कर सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं कर सकते हैं। तो वो भी मैंने देखा है, उसमें भी मैंने काम किया है। और 3 कैमरा सेटअप से मैं शुरू हुई हूँ और हमेशा 3 कैमरा सेटअप से ही हम लोग करते रहे हैं काम। हम लोग तक 3 कैमरा सेटअप था, स्टूडियो में सेट लगा था, आउटडोर करना बहुत मुश्किल था। जबकि हम लोग में हमारे 2-3 सॉन्ग पिक्चराइज हुए थे जो बाहर कुतुब मीनार वगैरह एरिया में गए थे, वो बहुत डिफिकल्ट हुआ था हमारे लिए, क्योंकि एक कैमरा बहुत ज़्यादा ना तो ट्रॉली पे जा सकता था, तो उसको सिर्फ जितना जूम कर सकते थे उतना ही जूम करते थे, जितना आप कर सकते थे कैप्चर। तो वो बहुत डिफिकल्टीज थी हमारे लिए, और शूटिंग हमारे लिए बहुत सीरियस मैटर था, इसलिए क्योंकि हमें उस तरफ की कोई बात नहीं पता चलती थी। हम एक्टर हैं तो हम इस तरफ ही हैं, हम उस तरफ नहीं जा सकते थे। हमें मॉनिटर पे देखना अलाउड नहीं था, क्योंकि मॉनिटर तो वैसे भी बहुत लेट आए, और मॉनिटर पे देखना अलाउड नहीं था, कैमरे पे झांकना अलाउड नहीं था। अगर आप कैमरे पे कोई भी एक्टर झांकता था तो उसमें फाइन लगता था और उसको सजा मिलती थी कि आपका काम नहीं है। अभी मैं देखती हूँ आज के युवा जितने भी एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं आजकल काम कर रही हूँ, वो हर शॉट के बाद जाके खुद को देखते हैं मॉनिटर पे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी लाइट चेंज करो, मेरा ये चिन्ह नहीं आ रहा, वो चिन्ह नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे करते करते हम कहीं और चले गए हैं। हम सिर्फ टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा चले गए हैं, लेकिन एक्टर अपने ऊपर कितना ध्यान दे रहा है, अपनी परफॉर्मेंस पे कितना ध्यान दे रहा है, वो पीछे छूटता जा रहा है। क्योंकि हमारी हर शूटिंग से पहले 15 दिन 20 दिन की रिहर्सल होती थी। हम बिना रिहर्सल के कभी शूट पे लिए नहीं जाते थे, लेकिन हमने रिहर्सल किया। हाँ नहीं, पर वो एक तो रीडिंग है, बट मैं कह रही हूँ 15 दिन की रिहर्सल में आप यकीन मानिए कि कैमरामैन के साथ 3 दिन रिहर्सल होती थी। कैमरामैन हमें बताएगा कि वो क्या शूट करने वाला है, तो एक्टर को वो पता होता था कि मेरा कल क्या क्या शूट है और मुझे किस कैमरे में क्लोजअप मिलने वाला है, किस कैमरे में मेरा 2 शॉट लगा है। तो हम लोग की जो मतलब ट्रेनिंग ही एक तरह से हो गई। काम करते करते हम ट्रेंड हुए कि कैसे लाइट लेनी चाहिए फेस पे, कैसे कैमरा फेस करना चाहिए, ये हमें कोई सिखा नहीं रहा था, पर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंसेस हम ये सीख रहे थे। पर आज मैं जब देखती हूँ, आज के युवा को देखती हूँ, आज की फिल्म इंडस्ट्री को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि इनको सब कुछ थाली में परोस के दिया जा रहा है। इतना आसान है कि आप एक डायलॉग का भी 6 टुकड़े कर सकते हैं। मतलब एक डायलॉग याद करना की भी जरूरत नहीं है, आप कितना सा बोलिए फिर कट, कितना सा बोलिए फिर कट, तो कितनी फैसिलिटीज मिल गई। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर हम परफॉर्मेंसेस में कहीं पीछे जा रहे हैं तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगे हैं अपनी कैमरा टीम पे या अपने डायरेक्टर पे। मुझे लगता है एक्टर ने अपना काम बहुत कम कर दिया है। वो अभी सिर्फ सेहत बना रहा है, जिम जा रहा है, अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है बाकी काम तो वो लोग करा लेंगे। और हमारा जमाना वो था कि हमें तो चेहरा देखने का मौका ही नहीं मिलता था। फिल्म देखते थे तब पता चलता था, ओ इतना लाउड मेकअप हो गया इसमें, अरे हम ऐसे लग रहे हैं, अरे उस पर दुपट्टा मेरा ऐसा था, हमें पता ही नहीं है। लेकिन अब हर मिनट में हमारे पास एक वो है। तो मुझे लगता है चीज़ें अब शायद टेक्निकल चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, पर परफॉर्मेंसेस में थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए कि काम चोरी हो गई है। पहले वो मेहनत बहुत थी, उसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता था।
तो दुनिया बहुत अलग घूम के आई है और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं 1968 से आज तक यहाँ तक आ गई हूँ। और अभी जैसा कि क्रांति ने कहा कि हम लोग वर्टिकल में भी आ गए हूँ, जो कि अभी लेटेस्ट है एकदम। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि थिएटर में भी मैंने ये एक्सपीरियंस लिया। मैंने नौटंकी की, मैंने रामलीलाएं की, मैंने स्ट्रीट थिएटर किया, मैंने नौचंदी के मेले पे भी नाटक किया। तो हर तरह की चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस लिया है। और सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने किसी भी फॉर्म को नहीं छोड़ा है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट थे उनको नहीं छोड़ा, फिल्मों को नहीं छोड़ा, टेलीविजन को नहीं, सैटेलाइट नहीं। तो ये सारी दुनिया देखने के बाद आज ये दुनिया भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि कोई बात नहीं, अब हम ऐसे नहीं, अब हम ऐसे हो गए हैं। तो ठीक है, बात तो एक ही है, मुझे तो वैसे ही एक्सप्रेस करना है जैसा मैं करती हूँ, लेकिन मीडिया चेंज हो रहा है और मीडिया का वेलकम तो हम हमेशा करते हैं। सच में आपसे सवाल है, एक दौर हुआ करता था जब लोग सिनेमा को बड़े पर्दे पर ही देखना पसंद करते थे, फिर आया दौर टीवी का, अब मोबाइल। ये जो परिवर्तन देखते हैं आप, उसका आगे पॉजिटिव परिवर्तन देखते हैं, और जो आज के बच्चों की जो देखने की क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं कम होते जा रही है, बड़ी बड़ी फिल्में देखना नहीं पसंद करते हैं। उसको आप किस तरह देखते हैं? मैं जब आया था 91 में तो सिर्फ सिनेमा होता था, टीवी भी दिल्ली में था ज़्यादा, यहाँ तो कोई चैनल आया ही नहीं था सैटेलाइट। तो मैंने वो सिनेमा देखा, लेकिन मैम ने जैसा बोला कि समय के साथ बदलना पड़ता है। जो लोग नहीं बदले, जिन लोगों ने टेक्निक नहीं समझी, वो लोग आज हैं नहीं, बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े लोग आउट हो गए। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि समय के साथ बदलिए, बदलेंगे। आज जब बच्चे मोबाइल देखना पसंद कर रहे हैं तो हमारा काम है कि उनको मोबाइल ही दिखाए, ना कि हम बोले कि तुम कुछ और नहीं, देखो। पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं सिर्फ ये बात इसमें ऐड कर रही हूँ आपकी बात पे, कि मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज का स्वाद जो है ना वो मिलना चाहिए। यस यस। मतलब ऐसा नहीं कि अब मैंने पिज्जा मंगा लिया तो मैं माँ के हाथ का पराठा हाँ। खाना बंद कर दूं। ऐसे ही हमारे इस टाइम मीडिया में हो रहा है कि हम वर्टिकल के अगर यूज टू हो जाएंगे तो हम अपनी माँ के पराठे का नुकसान करेंगे, सिनेमा क्योंकि हमारा छूट जाएगा। वो एक बहुत मेहनत से बनाई हुई चीज होती है जिसमें बहुत तमाम महीनों का, सालों का काम होता है। तो मुझे लगता है सबको अपने अपने हिसाब से इज्जत मिलनी चाहिए, जैसा जैसा काम है वैसी वैसी इज्जत उसे मिलनी चाहिए। वर्टिकल एक अलग एक क्रांति है, सॉरी क्रांति है। तो लेकिन फिल्म जो है वो उसको अपनी इज्जत जरूर मिलनी चाहिए, और उसका स्वाद अलग है कि आप 3 घंटे बैठ के या 2 घंटे बैठ के कंटिन्यू एक फिल्म देखते हैं और थिएटर में जाके देखते हैं, ये और भी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। उसकी एक और वजह है, आप कहेंगे कि अब महंगा हो गया है, अब टिकट जितनी एक्सपेंसिव मिलती है कोई जाना नहीं चाहता, पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक फैमिली गेट टुगेदर होता है पिक्चरें देखना। आप घर में बैठ के जैसे देखते हैं वैसे ही बाहर जाते हैं, आप अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं। अब भगवान करे और हमारी गवर्नमेंट ऐसा करे कि कुछ चीजें सस्ती कर दे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जा सके और सिनेमाओं में पैसे थोड़े घटा दें ताकि आम ऑडियंस वहां तक पहुंच सके। लेकिन वो बड़ा सुंदर मेला है, मतलब एक पूरी वो होता है ना कि हस्बैंड ने कहा चल रहे हो, हाँ चल रहे, बच्चों ने कहा चल रहे हो, चलो चलो, फिर सब तैयार हुए, फिर किसी गाड़ी में बैठ के वहां तक पहुंचे, फिर टिकट खरीदा। तो वो जो एक्साइटमेंट है एक सिनेमा को देखने की, मुझे लगता है उसे तो हमें बचा के जरूर रखना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली ये इजी वे है, आपने कभी भी मोबाइल खोला और आपने एक छोटी सी फिल्म देख ली, वेरी गुड, हम आगे ही बढ़ेंगे, लेकिन उसको भूलना नहीं सिनेमा चाहिए। सिनेमा है, सिनेमा का सिनेमा है, अपना एक चार्म है। बिल्कुल और जैसे मैम ने सही बात कही कि आज पहले हमारे जमाने में गार्डन वगैरह था, हम गार्डन में चले जाए, कहीं चले जाए। बिल्कुल। आज सिर्फ मॉल बचे हैं, अब मॉल जाने से अच्छा आदमी सिनेमा जाए। लेकिन वही सही कहा कि गवर्नमेंट अगर कुछ चीजें सस्ती थोड़ी करे, चीजें सस्ती थोड़ा करे। अफोर्डेबल हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सिनेमा देख पाएंगे। वो सब सिनेमा क्योंकि सबको जाना, हमें सिनेमा सबको जाना। ये मानना चाहिए कि हमारी शुरुआत वहीं से हुई है। हाँ। तो मतलब ये तो वही हुआ ना कि जब बुजुर्ग हो गया तो हमने उसको कमरे में बिठा दिया और हम बच्चों को लेके चले गए। बुजुर्गों की इज्जत तो देनी पड़ेगी ना। Right. तो हाँ, सिनेमा हमारा बुजुर्ग है, Right. तो उसकी इज्जत हमेशा रहनी चाहिए। अच्छा मैडम, ये होता था कि पहले एक सीरियल जैसे होती थी आपकी, आपको उसमें आपके किरदार में नाम लिखा था, जी आपके असली नाम को तो सब भूल गए थे, जी। उसी नाम से आपको सब नहीं याद है। जी बिल्कुल। लेकिन ये धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो गई है, जी मतलब देखा जाता है और भूल जाते हैं कि उनका नाम क्या जी। है। तो इसकी वजह क्या है? वजह एक तो मैं कहूँगी कि वो इम्पैक्ट शायद खत्म हो रहा है और बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, बहुत सारी, मतलब इतनी सारी चीजें हैं कि आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, आप टीवी पे देख सकते हैं, आप चैनल चेंज कर सकते हैं। तो अभी का बच्चा भी या हमारी सोसाइटी भी अगर हम कह लें, जैसे हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी हमें खाना क्या है, हमें यही नहीं पता होता,
तो वैसे ही हम धीरे धीरे हमारी पूरी सोसाइटी कंफ्यूज होती चली जा रही है। पहले क्या था, चीजें मिलती थी और बहुत कीमती होती थी, तो सबका ध्यान उस तरफ होता था कि यार वो मिस नहीं होना चाहिए। मैं अपना मानती हूँ कि जब चित्रहार आता था तो हम कहीं भी होते थे भागते थे, क्योंकि वही एक टाइम था जब हमें एक साथ 6 गाने देखने को मिल जाएंगे। और अब तो किसी भी आप उस पे लगा लीजिए, आपके लिए गाने चलते ही रहते हैं सारा दिन, तो इजीली अवेलेबल हो गया। तो लोगों का इंटरेस्ट उतना ही कम होता जा रहा है। जब आपको पता है अभी नहीं देखेंगे, रात को 12 बजे देखूंगा, कल देख लूंगा। उस वक्त होता था नहीं, अभी 8 बजे नहीं देखा तो नहीं देखा। मुझे याद है मैं बचपन में बसों में भाग भाग के चढ़ते थे कि यार पहुंच जाए, मतलब चित्रहार इस बार का मिस हो जाएगा, फिर एक हफ्ते बाद आएगा या संडे को सिर्फ एक दिन फिल्म आएगी और देखने को नहीं मिलेगी। तो वो क्रेज जो होता था, मुझे लगता है बहुत एक्साइटमेंट भरा था। जो एक्साइटमेंट अब खत्म हो गई है कि अब आप रिलैक्स है कि कभी भी देख लेंगे, कभी भी कुछ कर लेंगे। तो हर एक चीज की अपनी अपनी फायदे और नुकसान है। अब इजी हो गया, मेरी जैसे सास हैं जिनको फिल्म देखने का बहुत शौक है, और वो पहले बताती थी कि वो बड़ी मुश्किल से जा पाती थी, और वो लेटे लेटे सोचती थी कि कभी ऐसा जमाना आ जाए कि बस मैं कहूँ और पिक्चर आ जाए। ओह। और आज वो कहती है कि वो तो आ भी गया, वो जमाना तो आ गया, इसकी तो मैंने सिर्फ कल्पना की थी, हाँ। लेकिन आज मैं जो भी जब भी चाहूँ मैं देख सकती हूँ। हमने कहा हाँ आ गया जमाना। तो चीजें अच्छे के लिए भी हुई हैं और कुछ चीजें हमने खोई भी हैं उससे। राजन जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि ओटीटी के आने के बाद से फिल्में बहुत ज्यादा बनने लगी है, जो स्टार्टिंग आर्टिस्ट है उसको उनको फिर भी काम नहीं मिल रहा क्योंकि उनके रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर वर्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे तो और भी बाढ़ आ गई है। आप खुद ही इतने सारे शोज बनाते हैं, इतनी सारी फिल्में बनाते हैं उसके लिए, तो जो नया टैलेंट है उसके कारण आपको लगता है कहीं ना कहीं जो दिग्गज कलाकार है वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि नया टैलेंट तो बहुत आसानी से नहीं करता है। नहीं नहीं, ये गलत है। सीमा जी के लिए 6 महीने से मेहनत की है मैंने। जो एक्टर है उसको कभी आप बीट नहीं कर सकते। और मेरा मानना ये है, जो क्रांति सर भी जानते हैं कि साजन ले आता है एक्टर को। एक्टर हैं तभी रील देखी जाएगी आने वाले टाइम में। ये सिनेमा का रूप ले रहा है मोबाइल, और एक्टर होंगे तो ही रुकेंगे लोग। इसलिए हम लोग बिल्कुल फ्रेश कहानियां, अच्छे एक्टर, इसके अंदर 14-15 एक्टर हैं जो सब नून है। साजिया सिद्दीकी हैं, आपके हेमंत पांडे हैं, नासिर अब्दुल्ला हैं इसके अंदर, करिश्मा शर्मा जो आज की सेंसेशन है, विशाल मल्होत्रा है, मतलब सारे बड़े एक्टर हैं। तो ऐसा नहीं है, बड़े एक्टरों के साथ ही करता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये देखा यही जाने वाला है, वरना हम कुछ छोड़ के सब छोड़ के थोड़ी ना ये शो बनाते। क्रांति सर बना रहे हैं बड़े शो, और खूब बढ़िया से अभी हम लोगों ने 4 महीने में कहाँ से कहाँ हम लोग पहुंचे, क्योंकि डेडिकेशन है क्रांति सर का। और हम लोग तो चलिए काम कर रहे हैं, और जो माता रानी की कृपा से जो भी संबंध बने थे इन 30-35 सालों में वो काम आ रहे हैं। लेकिन इतने काम के लिए भी आप देख रहे होंगे कुक्कू ये कितने बड़े हो गए, लेकिन कहीं कोई एक्टर नहीं है। तो ये तो रॉकेट रील इस बात में नंबर 1 पे है, मतलब पहले दिन से, कि एक्टर सिर्फ रॉकेट रील में आ रहे हैं और आएंगे। अब तो बाढ़ आने वाली है, सब लोग, सीमा जी ने कर लिया, बस अब तो मैं सबके पैर पकड़ लूंगा कि भैया चलो, अब सीमा जी ने कर लिया तो अभी सब सर्कल है बड़ा इतना, और तो सब लोग करेंगे। सब लोग रुके हुए थे, मतलब जाकिर भाई ने किया तो विजेंद्र भाई आए, विजेंद्र भाई ने किया तो दया भाई आए, दया भाई ने किया तो नमित तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, वो नेटफ्लिक्स अमेजोन के एक्टर हैं। सीमा जी ने जैसे ही यहाँ किया तो मतलब हमें लगा कि अब कुछ होने वाला है, लेकिन होता था उनको कि एक नई कहानी मिलेगी उन्हें देखने के लिए, एक नया अंदाज मिलेगा। और मुझे लगता है कि आज के दौर में जिस तरह की कहानियों का सिलसिला चल रहा है, उसमें कहानी थोड़ी हटके है। जो हमेशा हर लोग बोलते हैं कि हमारी कहानी थोड़ी हटके है, लेकिन ये वाकई हटके है। ये हटके है। लेकिन इसके अलावा आपको इसमें सीमा जी देखने को मिलेंगी, सीमा बाबा देखने को मिलेंगी, और सारे एक्टर मिलेंगे, परफॉर्मेंस मिलेगी और कहानी मिलेगी। मैं एक और चीज कहूंगा कि इसका ये माध्यम का आना भी जरूरी था, क्योंकि आप देखोगे ना, जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब शोले बनी थी तो बोलते हैं ऐसे इंडिया की करीब करीब 16% आबादी शोले देखने गई। उस समय 40 करोड़ की आबादी थी, तो कुछ निकल 7-8 करोड़ लोगों ने शोले देखे। आज अगर आप देखोगे ना, बड़ी से बड़ी फिल्म में 3-3.5 करोड़ लोग देख रहे हैं पिक्चर थिएटर में। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि थिएटर का वो बढ़ा, भले ही अमाउंट बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, लेकिन जो क्राउड कम हो गया। दूसरा, जो टायर 2 टायर 3 सिटी यहाँ पे हमारे देश में मेजोरिटी लोग रहते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा दिखना आते हैं, वहां पे हमारी रीच, रॉकेट रील की रीच बहुत जबरदस्त है। तो सीमा जी को बहुत लोग पसंद करते हैं,
हाँ, तो वो लोग ज्यादा इंटरेस्टली देख पाएंगे कि सीमा जी की उन्होंने एक पिक्चर देखी होगी, फिर वो रुकेंगे 1-1.5 साल तक दूसरी पिक्चर आने के लिए, शायद उनके शहर में पिक्चर ना आए, क्योंकि ऐसे हर जगह तो टायर 2 टायर 3 में इस देश में तक थिएटर पहुंचे नहीं। जब हमारी पेनिट्रेशन इतनी जबरदस्त है इस देश में, तो वो हिसाब से सीमा जी को जो फैंस हैं, जो सीमा जी के चाहने वाले हैं, जिनको सीमा जी की एक्टिंग बहुत पसंद है, वो ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे देखने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू